नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। किसान आंदोलन को लेकर सरकार और किसानों के बीच लाख कोशिशों के बावजूद गतिरोध अब तक जारी है। 5वीं बैठक में भी सरकार ने किसानों को इन कृषि कानून बिल पर राजी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसान लगातार कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, जिसका नतीजा यह हुआ कि 11वें दिन किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दिल्ली से लगे हुए तमाम बॉर्डर पर किसानों ने प्रदर्शन शुरू किया। साथ ही यह दावा किया कि जब तक कृषि कानून को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक उनका प्रदर्शन इसी तरह लगातार जारी रहेगा। और यही वजह है कि अब देश को 9 दिसंबर का इंतजार है, क्योंकि इसी दिन छठे दौर की बातचीत होनी है। केंद्र की सरकार है घबराहट में है। सरकार को जल्द ही किसानों की बात माननी चाहिए। कि तीनों कानून रद्द करते हो कि नहीं करते। सरकार बिल वापसी ले ले, सरकार उस पर तैयार नहीं है। किसान क्या चाहते हैं उस पर सरकार को सुनना चाहिए और मानना चाहिए। किसानों को भड़काने का काम ही ये विपक्ष कर रहा है। आंदोलन का 11वां दिन, गतिरोध अब तक बरकरार। आमने सामने किसान और सरकार। 8 दिसंबर को भारत बंद, 9 दिसंबर को आर्य पार, थमेगी कृषि कानून पर रार। कृषि कानूनों को लेकर छिड़ी महाभारत थमने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को बिना किसी नतीजे के खत्म हुई बातचीत के बाद किसानों का आक्रोश अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है। आर पार की जंग को तैयार किसान सरकार की अपील के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों का साफ कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेती, तब तक ना तो बुजुर्ग ही पीछे हटेंगे और ना ही बच्चे। वो सोचती है भी जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, शायद घबरा के घर में चले जाएंगे, थोड़ा चिर बैठेंगे, घर को चले जाएंगे। इनको हमारा इतिहास नहीं पड़ेगा। हम जो भी जिन्नियां भी जंगा लड़ियां हमारे पुरखियां ने पिछे, तां वो कदे भी पिछे नहीं हटी हैगी। किसानों से अब तक 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है। किसी बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। बार बार बात अगले दौर की चर्चा पर टाल दी गई। यही वजह है कि किसानों के तेवर दिन ब दिन तल्ख होते जा रहे हैं। वो संशोधन नहीं, कृषि कानून पर ठोस समाधान चाहते हैं। अभी रणनीति ये होगी, जब तक ये किसान अपने मोदी सरकार बिल वापस नहीं लेगी, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। गंदी राजनीति खेल रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ फैसला कर देना चाहिए भी हाँ इसी बिल वापस करना नहीं करना। आगे की रणनीति यही है भी जितना चेर वापस नहीं होगा उतना चेर नहीं जाएंगे। यहाँ से जाएंगे नहीं जाएंगे। हर किसी कीमत पे वापस होना चाहिए ताकि देश बच सके, पूरा देश बच सके। ये जो पूरे पूंजीपतियों के हाथ पंजों से इस देश को बचाना है। यह बिल रद्द करके जाएंगे, मरते दम तक लड़ाई और संघर्ष जारी रहेगा। एक बार जन्म हुआ, एक बार मौत हुई, घर पड़ के मर गए, फिर क्या मूल्य पड़ेगा। सरकार की तरफ से लगातार किसानों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि नया कृषि कानून किसानों के हित में है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ऐसा ही एक ट्वीट किया, जिसमें ये दावा किया गया कि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की बेहतरी के लिए कितने ठोस कदम उठाए गए। मोदी सरकार ने किसानों की समृद्धि के लिए पहले की किसी भी सरकार से ज्यादा ठोस कदम उठाए हैं और उन्हें सीधा लाभ पहुंचाया है। 2014 से 19 तक 4.95 लाख करोड़ रुपए का धान, 2.97 लाख करोड़ रुपए का गेहूं और 49,000 करोड़ रुपए का दलहन बढ़े हुए एमएसपी मूल्यों पर खरीदा गया है। तमाम कृषि संगठन इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं।
जबकि पंजाब और हरियाणा से आने वाले कई खिलाड़ी और गायक भी किसानों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर पहुंच गए। विजेंद्र सिंह ने दावा किया कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो वो अपना अवार्ड वापस कर देंगे। मैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह, ओलंपिक मेडलिस्ट, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमन गेम्स मेडलिस्ट, दुनिया के जितने भी मेडल हैं सबके सब जीत चुका हूँ। यहाँ आने का सिर्फ एक मकसद है, हमारा बड़ा भाई पंजाब यहाँ पे आया है तो भैया हरियाणा वाले पीछे नहीं हटेंगे। स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल अवार्ड जीता है और भैया तो अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती तो मैं सरकार को अपना जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का सम्मान है मैं वापस करने की गुजारिश करता हूँ। इससे पहले पांचवें दौर की बातचीत में यही कयास लगाए जा रहे थे कि विज्ञान भवन में आयोजित पांचवें दौर की बातचीत के दौरान कोई न कोई हल निकाल ही लिया जाएगा और आंदोलन को खत्म कर लिया जाएगा। लेकिन सरकार के कानून संशोधन वाले प्रस्ताव को किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बातचीत के लिए छठे चरण का चुनाव किया गया। इस दौरान मीटिंग के ठीक बाद एक बार फिर नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि सरकार का मंडियों और एपीएमसी से किसी भी तरह की छेड़छाड़ का इरादा नहीं है। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। एपीएमसी और मजबूत हो इस दिशा में सरकार के लिए जो करनी है वह करने के लिए भी सरकार तैयार है। एपीएमसी के मामले में किसी प्रकार की गलतफहमी किसी को है तो सरकार समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इतना ही नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी दावा किया कि किसानों के सुझावों पर ही अमल किया जाएगा, क्योंकि सरकार भी यही चाहती है कि जल्द से जल्द इस टकराव को खत्म किया जाए। किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें, लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। अभी भी हम उसका इंतजार करेंगे। दरअसल सरकार की तरफ से लगातार यही दावा किया जा रहा है कि नए कृषि कानून से किसी कानून का कोई अहित नहीं होने वाला है। सरकार का पक्ष है कि सरकार समाधान के लिए तैयार। एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर कोई खतरा नहीं। एमएसपी पर शंका करना बेबुनियाद। मंडियां प्रभावित नहीं होंगी। एपीएमसी पर गलतफहमी तो समाधान को तैयार। किसानों के सुझाव मिलते तो अच्छा होता। सरकार सभी पहलुओं पर विचार करेगी। खास बात यह भी है कि अब पंजाब और हरियाणा के किसानों की ये जंग यूपी तक भी पहुंच गई है। यूपी के किसानों के कई संगठन इस आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। सरकार कह रही है कि ये जो बिल है ये आपके हित में है, आपको उन पे भरोसा करना चाहिए, किसी का राजनीतिक मोहरा ना बने आप। जरूर हित है तो देखना देवा दो। अच्छा, कह रहे किसानों दे रहे तो दे दो। किसानों की मांग मान ले, मतलब आप ये कह रहे हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं चाचा? मुरादाबाद से। सरकार कह रही है कि ये किसानों के लिए ही बिल है, अगर ये वापस ले लिए जो किसानों की दोगुनी आय होने वाली थी वो नहीं होगी फिर। जो करना है कुछ ये तो बकार है किसानों को सब ये। अच्छा, बकार है। कहाँ से आए हैं आप और क्या कहना चाहते, कोई रास्ता निकलेगा? हम प्रयागराज इलाहाबाद से आए हुए हैं। हमारा लोगों का मानना ये है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। अच्छा, 4 बार 5 बार वार्ता करने के बाद भी किसान का कई सम्मान नहीं किया। साफ नहीं, आपको लगता है कोई रास्ता निकलेगा? सरकार लगातार सरकार से बातचीत कर रहे हैं किसान। काफी दिनों से अगर इनको
संशोधन करना होता तो कर दिए होते। 3 ड्राफ्ट हम आपको देंगे। अच्छा, तो आप ड्राफ्ट का इंतजार कर रहे हैं उस प्रस्ताव का? जो कर रहे, नहीं तो 9 तारीख में चलेंगे, फिर वहाँ कर लेंगे बात अंदर। हाउस की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ और तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में अर्धनग्न अवस्था में किसान नोएडा से दिल्ली की तरफ कूच करते दिखाई दिए। नारों के शोर के बीच पुलिस ने मुस्तैदी के साथ प्रदर्शनकारी किसानों का रास्ता रोक लिया, जिसके चलते दलित प्रेरणा स्थल के पास प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ गए। उधर 8 दिसंबर को भारत बंद के ऐलान पर सियासी रोटियां भी सेकी जाने लगी हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत दूसरी पार्टियां किसानों के नाम पर सियासत में जुट गई हैं। ट्रैक्टर रैलीज हुई, हस्ताक्षर अभियान हुए, किसान सम्मेलन हुए। इन तमाम आंदोलनों के माध्यम से किसानों की आवाज़ को आगे रखने के प्रयास कांग्रेस ने किए हैं। जो अब किसानों का आंदोलन चल रहा है, 8 तारीख को बंद है, उसमें कांग्रेस बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। प्रदेश और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए जाएंगे और इस बंद को सफल कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी भी बंद का नियम है कि इमरजेंसी सर्विसेज को टच नहीं किया जाता, चाहे वो हॉस्पिटल हो, इमरजेंसी इस तरह की चीज। बाकी दूध, फल, सब्जी बिल्कुल बंद रहेगी। किसानों के बंद के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पंजाब में सरकार बनाने की जुगत में जुटी आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटी समाजवादी पार्टी, लेफ्ट पार्टियों में सीपीआईएम, हैदराबाद में बीजेपी की तगड़ी चुनौती झेल चुकी तेलंगाना राष्ट्र समिति, पंजाब में बड़ा जनाधार रखने वाली शिरोमणि अकाली दल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, लेफ्ट पार्टियों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दक्षिण भारत के तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम भी मैदान में उतर गई है। खास बात यह है कि कांग्रेस भले आज किसानों की मांग का समर्थन करे, लेकिन यूपीए के सत्ता काल में उसकी ही सरकार में एपीएमसी कानूनों में बदलाव कर कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की मांग उठाई गई थी। ये चिट्ठी शरद पवार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। ये चिट्ठी 11 अगस्त 2010 की है। इसको तब के कृषि मंत्री शरद पवार ने तब दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को लिखा था। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि एपीएमसी कानूनों को बदलना जरूरी है और अब कृषि क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने का समय आ गया है। 2010 में कृषि मंत्री रहे पवार ने लिखा था कि कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की जरूरत है। गांव देहातों में संपन्नता बढ़ाने के लिए किसानों की आमदनी बढ़ाना जरूरी है। इस उन्नति को हासिल करने के लिए बड़े निवेश की जरूरत है और निवेश के लिए कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी जरूरी हो गई है। इसलिए एपीएमसी कानूनों में बदलाव कर प्राइवेट कंपनियों को खेती बाड़ी के कारोबार में लाया जाए। यानी साफ है कि जो कांग्रेस आज कानूनों का विरोध कर रही है, उसकी सरकार में कुछ इसी तरह की योजना बनाई जा रही थी। हालांकि अब कांग्रेस सहित कई पार्टियां किसानों के साथ बंद में उतर रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए भारत बंद का समर्थन किया। 8 दिसंबर को किसानों द्वारा किए गए भारत बंद के आह्वान का आम आदमी पार्टी पूरी तरह से समर्थन करती है। देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से इसका समर्थन करेंगे। सभी देशवासियों से अपील है कि सब लोग किसानों का साथ दें और इसमें हिस्सा लें। वहीं बीजेपी ने इस मामले में विरोधियों को कटघरे में खड़ा किया है। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। किसानों को भड़काने का काम ही ये विपक्ष कर रहा है, कांग्रेस कर रही है। बाकी किसान पूरे देश के अंदर देख रहा हूँ कि मैं पहले भी हमारे सब जगह गए, किसानों ने इस बिल का समर्थन किया है। पंजाब के अंदर किसान है जो यहाँ पर इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी मैं सोचता हूँ कि ये किसानों के बहुत ही बेहतरीन बिल है। सरकार हर स्तर पर बातचीत को तैयार है। कोशिश यही की जा रही है कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों के बीच किसी भी तरह की गफलत को खत्म किया जाए। फिलहाल अब इंतजार 9 दिसंबर का है, जब सरकार और किसानों के बीच छठे दौर की बातचीत होगी। कोरोना काल में लगातार बढ़ती चुनौतियों के बीच एक बड़ी खबर वैक्सीन को लेकर आ रही है। अमेरिका की नामचीन दवा कंपनी फाइजर की इंडिया यूनिट ने अब भारत में ही अपनी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इजाजत मांगी है।
इससे पहले ब्रिटेन और बहरीन में भी इस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी है। कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खबर। फाइजर वैक्सीन ने मांगी इजाजत। भारत में किया आवेदन। इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आवेदन। ब्रिटेन में मिल चुकी है वैक्सीन को मंजूरी। कोरोना काल में इस वक्त दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो कौन सी वैक्सीन होगी जो कोरोना जैसे खतरनाक वायरस पर कारगर हथियार की तरह हमला कर सकेगी। कई वैक्सीनों के ट्रायल के बीच बड़ी खबर फाइजर वैक्सीन को लेकर आई है, जिसके मुताबिक फाइजर इंडिया ने भारत में कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। फाइजर इंडिया ने मंजूरी के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया में आवेदन किया है। ब्रिटेन में मंजूरी मिलने के बाद कंपनी चाहती है कि उसे भारत में भी कोरोना वैक्सीन की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन के अधिकार मिले। कंपनी ने अपने आवेदन में DCGI को लिखा है, हम कोरोना वैक्सीन की बिक्री के लिए भारत में आयात की अनुमति चाहते हैं। इमरजेंसी अप्रूवल के फायदे भी हैं। फायदे ये हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, लोगों की हर्ड इम्यूनिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, एंटीबॉडीज बढ़नी शुरू हो जाएंगी और एक उत्साह की लहर भी आ जाएगी। और दूसरा ये है कि डेफिनेटली ये इमरजेंसी में हमारे को अप्रूवल अगर मिलता है तो ये वल्नरेबल एज ग्रुप्स या उनके अंदर या वल्नरेबल लोगों के अंदर जिनको बीमारियां उनको देने का ज्यादा फायदा है। इससे पहले 2 दिसंबर को ब्रिटेन इस वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया। ब्रिटेन के दवा नियामक ने फाइजर को फिलहाल इस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है। साथ ही दावा किया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ यह टीका 95% तक बचाव करता है, यानी फाइजर वैक्सीन इस्तेमाल में लाए जाने के लिए सुरक्षित है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के अलावा इस वैक्सीन को बहरीन में भी आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी का यह भी दावा है कि 3 हफ्ते में 2 डोज दिए जाने पर कोरोना खत्म होगा। अमेरिका में इस वैक्सीन की कीमत $39 यानी 2900 रुपए होगी। डेफिनेटली फाइजर ने अपने 3rd क्लिनिकल ट्रायल को भी किया है, तो साइड इफेक्ट्स का जहां तक तल्लक है वो लगता है कि बहुत कम होने चाहिए इस वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है हमारे देश के लिए कि अगर ये इमरजेंसी अप्रूवल मिलता है और अगर उस इमरजेंसी अप्रूवल में जाते हैं। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने इस टीके को जर्मन सहयोगी बायोएनटेक के साथ मिलकर बनाया है, लेकिन भारत में इस वैक्सीन के रखरखाव को लेकर चुनौतियां जरूर आ सकती हैं, क्योंकि फाइजर की वैक्सीन को लेकर दावा किया जा रहा है कि इस वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रखने की जरूरत पड़ती है। भारतीय मौसम और परिस्थितियों के हिसाब से वैक्सीन की डिलीवरी और रखरखाव बेहद चुनौती भरा है। सबसे बड़ी चुनौती उन इलाकों के लिए होगी जो शहर से कई किलोमीटर दूर होंगे। वो ये क्लेम करते हैं कि 95% इस वैक्सीन की जो है वो एफिकेसी है। तो एफिकेसी को लेके अगर देखा जाए तो 95% एफिकेसी काफी अच्छी मानी जाती है। 70 से 80% भी अगर एक वैक्सीन एफिकेशियस है तो इट कैन बी यूज्ड। यही वजह है कि भारत में अभी तक फाइजर की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल भी नहीं हुआ है। वैसे केंद्र सरकार ऑक्सफोर्ड के एस्ट्राजेनेका के टीके पर निगाहें टिकाए है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट इसका लोकल पार्टनर है और खबर तो ये भी है कि आने वाले कुछ दिनों में इस टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। वैसे फाइजर कंपनी के मुताबिक महामारी के दौरान फाइजर केवल सरकारी करार के जरिए इस टीके को देशों तक पहुंचाएगा। अमेरिकी सरकार ने फाइजर से वैक्सीन खरीदने के लिए $1.95 बिलियन में 100 मिलियन डोज की डील की है।
कंपनी के मुताबिक वैक्सीन का टीका लगने के बाद शरीर में वायरस से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडी बनाती है, इम्यून सिस्टम के एक और हिस्से में टी सेल का निर्माण करती है। इस वैक्सीन से वायरस के खिलाफ रक्षात्मक प्रणाली विकसित होगी। फिलहाल दुनिया में कोरोना वायरस को हराने के लिए 5 तरह की वैक्सीन पर काम चल रहा है। जेनेटिक वैक्सीन, इस वैक्सीन में वायरस के जीन पर ही प्रयोग किए जाते हैं ताकि उसके खिलाफ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को विकसित किया जा सके। वायरल वेक्टर वैक्सीन, इसमें एक जिंदा वायरस का इस्तेमाल किया जाता है जो अपने डीएनए के साथ मानव कोशिकाओं में प्रवेश करता है। उस वायरस का डीएनए एंटीजन युक्त होता है। जब यह एंटीजन मानव कोशिकाओं तक पहुंचता है तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता सक्रिय हो जाती है। प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन, इस तरह की वैक्सीन में कोरोना वायरस प्रोटीन के अंश का प्रयोग किया जा रहा है ताकि वैक्सीन के शरीर में जाने के बाद शरीर में वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो सके। होल वायरस वैक्सीन, इस तरह की वैक्सीन में कमजोर या निष्क्रिय कोरोना वायरस के साथ प्रयोग किए जा रहे हैं ताकि शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली इस वायरस से लड़ने की क्षमता हासिल कर सके। रिपर्स्ड वैक्सीन, कई वैक्सीन ऐसी हैं जो दूसरी बीमारियों के इलाज में कारगर साबित हुई हैं। इन वैक्सीन का कोरोना पर प्रयोग करके देखा जा रहा है कि मुमकिन है कि ये वैक्सीन कोरोना को भी हराने में कामयाब हो पाए। कोरोना काल में वैक्सीन से जुड़ी कोई भी खबर रोजाना उम्मीद की किरण बनकर सामने आ रही है, लेकिन पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कब कौन सी वैक्सीन कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग जीतने में कामयाब होगी। पाकिस्तान की आवाम को नया पाकिस्तान का नारा देने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अब घुटनों पर आ गए हैं। इमरान पाकिस्तान को तरक्की की राह पर तो नहीं ले जा सके, अलबत्ता कर्ज के दलदल में जरूर धकेल चुके हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान से कर्ज वापस लौटाने का तकाजा कर रहे देशों को अब उनका पैसा लौटाने के लिए भी इमरान को कर्ज की जरूरत है, और इमरान खान ने कोरोना वायरस को अपने ढाल बनाकर अब इन देशों से कर्ज वापस लौटाने के लिए रहम की गुहार लगाते हुए और मोहलत मांगी। कंगाल हुआ पाकिस्तान, पाई पाई को मोहताज इमरान, कर्ज चुकाने के लिए मोहलत की गुहार। घुटनों पर इमरान, दिवालियेपन की कगार पर खड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान घुटनों पर आ चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पाई पाई के मोहताज हो चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दुनिया से रहम की गुहार लगा रहे हैं। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान दिवालियेपन की कगार पर पहुंच गया है और पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था की कमर कोरोना वायरस ने तोड़कर रख दी है। ऐसे हालात में पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर अपनी अकड़ दिखाने के लिए सऊदी अरब और यूएई को आंख दिखाई थी, लेकिन जैसे ही दोनों देशों ने पाकिस्तान को दिया अपना अरबों का कर्ज लौटाने का तकादा किया तो इमरान खान घुटनों पर आ गए और फौरन सऊदी अरब और यूएई से कोरोना वायरस महामारी के खत्म होने तक कर्ज की किस्त चुकाने में छूट की गुजारिश कर दी।
पाकिस्तान की माली हालात इतनी ख़राब हो गई है कि इमरान खान को घुटनों के ऊपर ला दिया गया है। और ऐसी हालत के अंदर जो चीन भी है वो भी अपनी इमदाद देने के लिए कतरा रहा है। और उसका आगे ही उसने $60 बिलियन CPEC के ऊपर खर्च कर चुका है। वो भी पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है और उसको मालूम है कि वो पाकिस्तान इसको पे करने की हालत में नहीं है। सऊदी अरब से मिले कर्ज के बाद पाकिस्तान ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। पाकिस्तान ने कर्ज के पैसे का ज़्यादा इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने और चीन और तुर्की से हथियार खरीदने में किया। सऊदी अरब इस बात को लेकर पाकिस्तान से पहले से ही नाराज था और रही सही कसर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पूरी कर दी। कुरैशी ने कश्मीर को लेकर सऊदी अरब पे तंज कसा, जिसके बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो गए। दरअसल पाकिस्तान सऊदी अरब पर लगातार इस बात का दबाव बना रहा था कि वो कश्मीर मुद्दे पर उसका साथ दे और भारत सरकार के खिलाफ सख्त रवैया अपनाए। दबाव बढ़ाने को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब को धमकी दे दी थी कि अगर सऊदी अरब ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ नहीं दिया तो पाकिस्तान OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के दूसरे मुस्लिम देशों के साथ खड़ा होगा। बस इसी बात को लेकर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान से इस कदर खफा हुए कि अब पाकिस्तान की बोलती बंद है। अक्टूबर 2018 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 साल के लिए $6.2 बिलियन का वित्तीय पैकेज देने का ऐलान किया था। इसमें $3 बिलियन की नकद सहायता शामिल थी, जबकि बाकी पैसों के एवज में पाकिस्तान को तेल और गैस की सप्लाई की जानी थी। इसके अलावा पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चीन भी अब पाकिस्तान की फितरत और नीयत अच्छी तरह से समझ चुका है और उसे कर्ज देने में आनाकानी कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की नीयत, क्योंकि ये बात पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कर्ज लौटाने के वक्त हमेशा अपनी बदहाली का रोना शुरू कर देता है। लिहाजा चीन भी अब पाकिस्तान को कर्ज देने से कतरा रहा है। ये लगता है कि आने वाले समय में ये चीन की एक पाकिस्तान कॉलोनी बन जाएगा, जैसे चीन की ये जो 28वीं स्टेट बन जाएगा, उसके लक्षण हैं। और चीन यही चाहता है क्योंकि उसको एक्सेस चाहिए है ब्लू वाटर्स की और इस साइड में अरेबियन सी के अंदर, तो वो पाकिस्तान के ऊपर उसने एज इट इज़ कब्ज़ा पूरा कर लिया हुआ है और अभी वो ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन में उसको उसने धकेल दिया है कि वो चीन की हर एक बात को मानने को तैयार हैं। पाकिस्तान ने 4 महीने पहले ही चीन से कर्ज लेकर सऊदी अरब का $1 अरब का कर्ज चुकाया था। पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि अगर चीन से पाकिस्तान को मदद मिलती है तो $2 अरब का नकदी लोन भी पाकिस्तान सऊदी अरब को चुका देगा। लेकिन अगर चीन से ये मदद नहीं मिलती है तो पाकिस्तान मुश्किल में आ जाएगा। पाकिस्तान के इकोनॉमी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। खासकर इमरान के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत और भी बदहाल हो गई और पाकिस्तान लगातार कर्ज के दलदल में धंसता जा रहा है। 18 अगस्त 2018 को जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, तब से अब तक पाकिस्तान में रुपए की वैल्यू करीब 31% घट चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का सार्वजनिक ऋण इस साल जून तक बढ़कर 37,500 अरब हो चुका है। ये पाकिस्तान की GDP का 90% है। पाकिस्तान 2020 में कर्ज चुकाने पर 2800 अरब रुपए खर्च करेगा। 2 साल पहले पाकिस्तान का कर्ज 24,800 लाख करोड़ रुपए था। इमरान सरकार सत्ता में आने के बाद ये तेजी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान की मुश्किल के लिए वो खुद जिम्मेदार है। पाकिस्तान अपने दोगलेपन की वजह से इस मुश्किल में फंसा है। दरअसल सऊदी अरब का मानना है कि पाकिस्तान तुर्की से अपनी नजदीकियां लगातार बढ़ाता जा रहा है। एर्दोगान खुद को मुस्लिम देशों का खलीफा के तौर पर पेश करने में लगे हैं और पाकिस्तान हथियारों के लालच में तुर्की के पीछे चल रहा है। लिहाजा सऊदी अरब पाकिस्तान की असली फितरत को पहचानने के बाद उससे पल्ला झाड़ रहा है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान अपने सबसे पुराने दोस्त यानी
सऊदी अरब से दगाबाजी की कीमत चुका चुका है और अगर ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहा तो पाकिस्तान का वजूद चीन के रहमो करम पर आ जाएगा। कुछ इस कदर कि अब चीन जब चाहे पाकिस्तान की आज़ादी का सौदा कर सकता है और इस सूरत हाल में इमरान खान और उनका निज़ाम चाह कर भी चीन के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान पाई पाई को मोहताज है, लेकिन भारत के खिलाफ साजिश बुनने से वो बाज नहीं आ रहा है और इस बार पाकिस्तान की साजिश में तुर्की भी शामिल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक तुर्की ने कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने के लिए एक खौफनाक प्लान तैयार किया है। तुर्की सीरियाई मूल के आतंकियों को कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के मकसद से अब भेजने के प्लान पर काम कर रहा है, लेकिन तुर्की ये बात भूल चुका है कि पाकिस्तान की साजिश में शामिल होने के साथ ही उसने अपनी बर्बादी की कहानी भी खुद ही लिख डाली है। पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। श्रीनगर में सुरक्षा बल पर हमला। पाकिस्तान तुर्की की नई साजिश। जोर जोर मौसेरे भाई। दिवालियापन की कगार पर खड़ा पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इमरान खान के पाकिस्तान में अवाम रोटी के लिए तरस रही है, लेकिन पाकिस्तान की सेना एलओसी पर सीज फायर तोड़कर गोला बारूद बरसाने में लगी हुई है। एक बार फिर पाकिस्तान की सेना ने पुंछ जिले के कस्बा और किरणी सेक्टर में गोलाबारी की। अब भारतीय सेना भी तय कर चुकी है कि पाकिस्तान को उसी अंदाज में जवाब देना चाहिए जो उसे समझ आती है। लिहाजा भारत ने भी पाकिस्तान की गोलाबारी का करारा जवाब दिया। ये कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश का एक और सबूत है। श्रीनगर में आतंकियों ने सुरक्षा बल पर हमला किया। आतंकियों के इस हमले में एक पुलिसकर्मी समेत 2 लोग घायल हो गए। फिलहाल सुरक्षा बल इलाके को घेर कर आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर पिट चुका है, लेकिन अब उसकी मदद के लिए तुर्की आगे आया है। तुर्की की न्यूज एजेंसी ANF न्यूज ने कश्मीर मुद्दे पर एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की कश्मीर पर पाकिस्तान को खुलकर समर्थन देने का मन बना चुका है। दरअसल सीरिया में एक आतंकी संगठन सुलेमान शाह ब्रिगेड काम कर रहा है। इस आतंकी संगठन को तुर्की सरकार और उसकी सेना दोनों का समर्थन मिला हुआ है और इस आतंकी संगठन के सरगना अबू एमशा ने आतंकियों को यह जानकारी दी कि तुर्की कश्मीर मामले पर पाकिस्तान की मदद करने का मन बना रहा है। यानी अब तुर्की भी पाकिस्तान के साजिश में शामिल हो चुका है। 2 सबसे बड़े टेररिस्ट स्टेट, एक टर्की और दूसरा पाकिस्तान, इन दोनों स्टेटों ने हाथ मिला लिया है और दोनों की उसी किस्म की गतिविधियां हैं कि एक्सपोर्ट टेररिज्म। अभी टर्की भी इन्हीं के लाइन के ऊपर चल रहा है और वो पाकिस्तान को एक किस्म की अपनी शील्ड बना रहा है और पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ वो हर किस्म की इमदाद देने को तैयार है। पाकिस्तान के बाद अब तुर्की भी कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने में जुट गया है। खबर है कि तुर्की कश्मीर में सीरिया के आतंकियों को भेजने की योजना बना रहा है। तुर्की की सरकारी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का विवाद अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच के विवाद की तरह है और तुर्की की मदद से ही 2 हफ्ते पहले अजरबैजान ने एक इलाके पर कब्जा किया। ANF न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की सीरिया के आतंकियों को कश्मीर भेजने की फिराक में है। इसके लिए तुर्की की फौज के अफसरों ने सीरियाई आतंकी संगठनों से जल्द ही उन तमाम आतंकियों की लिस्ट मांगी है जो कश्मीर जाना चाहते हैं।
इतना ही नहीं, कश्मीर जाने वाले सभी आतंकियों को तुर्की 2000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 1.5 लाख रुपए देगा। सिर्फ यही नहीं, अपनी साजिश को कामयाब बनाने की गरज से तुर्की इन आतंकियों की भर्ती के लिए एक अभियान भी चला रहा है। ANF न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की कश्मीर में आतंकियों की भर्ती के लिए सीरिया के एजाज, जाराब्लस, अल्बाब, अफरीन और इदलिब इलाकों में अभियान चला रहा है। इन आतंकियों के ग्रुप को पाकिस्तान की मदद से गुपचुप तरीके से कश्मीर भेजा जाएगा। अब इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि तुर्की पिछले एक लंबे वक्त से हर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दे रहा है, खासकर कश्मीर मुद्दे पर। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से अजरबैजान और आर्मेनिया की हाल ही में जंग में जिस तरह पाकिस्तान ने तुर्की और अजरबैजान की मदद की थी, अब तुर्की उसी तर्ज पर पाकिस्तान की मदद कर रहा है। इस राज से तो पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हुई जंग के दौरान तुर्की ने अपनी सीरियाई आतंकियों की फौज को अजरबैजान की मदद के लिए भेजा था। चूंकि सऊदी अरब पहले ही पाकिस्तान से अपना पल्ला झाड़ चुका है, लिहाजा पाकिस्तान अब तुर्की के साथ नजदीकियां बढ़ाने में लगा हुआ है और उसका गुलाम बनता जा रहा है। कुर्दिश मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने अपने कश्मीर प्लान को अंजाम देने के लिए सीरियाई मूल के आतंकवादियों को इकट्ठा किया है और उन्हें उत्तरी सीरिया के एक इलाके में प्रशिक्षण दे रहा है। ये आतंकी लीबिया, अजरबैजान, यमन और दक्षिणी कुर्दिस्तान में तुर्की के इशारे पर जंग में हिस्सा ले चुके हैं। तुर्की के अंदर मतलब इतना ऐसा हालात हो चुके हैं कि वो एक दूसरा कहा जाता है कि दूसरा पाकिस्तान इन द मेकिंग, एक वो भी एक थोड़े समय के अंदर उनकी भी इकॉनमी शटर हो जाएगी। चाहे वो उनका झगड़ा चल रहा है स्पेन के साथ में ऑयल के लिए या और कहीं सी से वो ऑयल निकालना चाहते हैं मेडिटेरेनियन से, तो उसके अगर वो चीज़ें भी चोक कर दी जाए तो टर्की का हाल भी हो जाएगा पाकिस्तान जैसा, और एक फेल्ड स्टेट और एक टेररिस्ट स्टेट एक दुनिया के अंदर उसको घोषित करना पड़ेगा। कश्मीर के मसले पर तुर्की लंबे वक्त से पाकिस्तान का समर्थन देते रहे। संयुक्त राष्ट्र समेत दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर के मसले को उठाने में तुर्की पाकिस्तान की मदद करता रहा है और सीरिया के मसले पर पाकिस्तान तुर्की को समर्थन देता है। 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर के मसले को तुर्की ने उठाया, तब भारत ने कहा कि यह भारत का अंदरूनी मसला है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की कोशिश में है और इसके लिए वो सऊदी अरब का प्रभुत्व खत्म करना चाहते हैं। लिहाजा राष्ट्रपति एर्दोगान ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनकी बिना पर वो मुस्लिम देशों को ये साबित कर सके कि तुर्की ही उनकी अगुवाई कर सकता है और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। लेकिन एर्दोगान ये भूल रहे हैं कि पाकिस्तान के साजिश में शामिल होने के बाद उनका हश्र भी पाकिस्तान की तरह ही होगा, यानी दुनिया तुर्की को भी अकेला छोड़ देगी।